सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। पिछले लगभग एक माह से अधिक के क्लास में हमने प्राचीन भारत को संभवतः समाप्त कर लिया है और टेक्निकल तौर पर उसे हमने अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें 8 खंड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आपने पाषाण युग को भी देखा, हड़प्पा की सभ्यता को देखा, वैदिक कल्चर को देखा, मौर्य और मौर्योत्तर काल को देखा, 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग को भी देखा हमने, गुप्त काल को देखा और गुप्तोत्तर काल को देखा। जो हमारा सबसे अंतिम अध्याय था गुप्तोत्तर काल, उस कड़ी में मैंने आप सभी को संगम काल भी पढ़ाया था। हमने एक कक्षा के माध्यम से कवियों के सम्मेलन के विषय में चर्चा की थी और मैंने बताया था कि किस तरह से अगस्त ऋषि का योगदान कवि सम्मेलन में अति महत्वपूर्ण है। जब हम गुप्तोत्तर काल को देख रहे थे, उस कड़ी के दौरान हमने कई शासकों को देखा। खास करके हमने उत्तर भारतीय राजवंशों को देखा, दक्षिण भारतीय राजवंशों को देखा, वेनसांग को हमने पढ़ा, हमने हर्षचरितम को देखा। ठीक है, हमने मैत्रक वंश को देखा, युगी का अध्ययन किया। साथ ही हमने कई फैक्टर्स देखे, कई आयामों पर जाकर हमने चैप्टर को डिफाइन किया, पढ़ा और एक टेक्निकल अंत दिया। लेकिन उस कड़ी में, उस चैप्टर में एक खंड बच रहा था जिसका नाम है बूस्टर फैक्ट्स, जो गुप्तोत्तर काल का है और प्राचीन भारत का अंतिम अध्याय है। यानी आज की कक्षा के बाद जो अध्याय शुरू होगी वह मध्यकाल की होगी। आज हम लगभग 1-1.5 घंटे के क्लास में काल के बूस्टर फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। आज आपका हेडिंग होगा बूस्टर फैक्ट्स, उसको बना लीजिए और सभी लोग वीडियो मोड में बने रहिए अधिक से अधिक। ताकि पता चलता रहे कि सब कुछ सही चल रहा है। सभी अपना अपना वीडियो मोड ऑन कर लें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब जब बूस्टर फैक्ट्स लिखाएंगे तो इस कड़ी में पूछताछ भी चलती रहेगी, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है और आपको पता है कि पूछताछ कक्षा का मुख्य हिस्सा है। बिना पूछताछ के कक्षा का कोई महत्व नहीं है। आज का हमारा हेडिंग है बूस्टर फैक्ट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है इसमें? तो सबसे जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे वो ज्यूज के बारे में लिखेंगे, यहूदी। ठीक है, एक एक बात को आज समझेंगे, टेस्ट सीरीज भी आज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहूदी से जुड़ा हुआ है, ज्यूज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस काल में भारत आए थे। जल्दी। वेरी गुड, इसको लिख दीजिए। यहूदी चेर काल में भारत आए थे। चोल चेर पांड्य पढ़ा दिया था। यहूदी चेर काल में भारत आए थे। चेर काल में भारत आए थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब चेर काल में एक और बात महत्वपूर्ण है कि रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इसको भी लिख लेंगे। लिखिए, चेर काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। चेर काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ठीक है, तो कोई जल्दी से बताएंगे कि दक्षिण भारत का जो ग्रंथ है तिरुकुरल किसने लिखा? किसने लिखा?
कितना समय लगेगा? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे संगम युग में? तिरुवल्लुवर। तो तिरुकुरल को लघु वेद भी कहा जाता है, इसे हर हाल में याद रखना है। इसको लिख लीजिए। लिखिए, दक्षिण भारतीय ग्रंथ, दक्षिण भारतीय ग्रंथ कुरल, इसका और भी नाम है कुरल, लिखवा दिए थे। कुरल को लघु वेद भी कहा जाता है। लघु वेद भी कहा जाता है। लघु वेद भी कहा जाता है। कुरल को लघु वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ एक ग्रंथ और है, तिरुमुरई, लिख दीजिए। लिखिए, तिरुमुरई को पांचवां वेद भी कहा जाता है। तिरुमुरई को पांचवां वेद भी कहा जाता है। तिरुमुरई को पांचवां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, पांचवां वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में दक्षिण भारत में, ये लिख दीजिए, दक्षिण भारत में। और आप सभी बताएंगे कि बाइबिल के बाद दुनिया में सबसे प्रचलित कौन सा ग्रंथ है भारत का? किसने लिखा है? लिखवाए थे विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र। ये सभी को लिखवा दिए थे। थोड़ा आप सभी अभ्यर्थी रिवाइज करके आया करें, क्योंकि अब एक सेक्शन पूरा समाप्त हो गया है और आप सभी से लगातार प्रश्न उत्तर किया जाता रहेगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो तिरुमुरई है उसे दक्षिण भारत का पांचवा वेद कहा जाता है, लेकिन यदि कभी आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदू धर्म का पांचवा वेद कौन सा है, तो क्या कहिएगा? क्या लिखेंगे जवाब में? महाभारत। कभी नहीं भूलिए, चुप्पी छा जाती है। थोड़ा देख कर आया कीजिए, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। लिख दीजिए, महाभारत को हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाता है। महाभारत को हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाता है। हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, तो चार पांच हमने अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देख लिया है। अब अभी मैंने बातचीत के कड़ी में पंचतंत्र की चर्चा की। मैंने कहा कि बाइबिल के बाद सबसे अधिक पढ़ा गया है पूरी दुनिया में। तो याद रखेंगे कि पंचतंत्र का जो अनुवाद है वह 15 अलग भारतीय भाषाओं में और 14 अलग अलग विदेशी भाषाओं में किया गया है। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, पंचतंत्र का अनुवाद, पंचतंत्र का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं एवं 15 भारतीय भाषाओं एवं
14 विदेशी भाषाओं में किया गया है। 14 विदेशी भाषाओं में किया गया है। 14 विदेशी भाषाओं में किया गया है। ब्रैकेट में लिख दीजिए रचयिता विष्णु शर्मा। रचयिता विष्णु शर्मा। ठीक है। मैंने चर्चा की कड़ी में बता दिया था, इसमें पशु पक्षी की कथाओं के माध्यम से राजकुमारों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। तो ध्यान रखेंगे कि जब मुगल काल आया तो मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनुवाद भी हुआ। और फारसी अनुवाद किसने किया मुगल काल में? पंचतंत्र का अबुल फजल। किस नाम से किया? महाभारत का नाम है रज्मनामा। इसका आयार ए दानिश के नाम से किया। इसको जरूर लिख दीजिए। लिखिए। महत्वपूर्ण है कि मुगलों के समय में पंचतंत्र का मुगलों के समय में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने आयार ए दानिश के नाम से किया। आयार ए दानिश के नाम से किया। आयार ए दानिश के नाम से किया। ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा। यदि इन तथ्यों को मास्टरी कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो जिस परीक्षा में बैठिएगा वहां रिजल्ट चला आएगा। जहां जीएस की महत्ता होगी तो परिश्रम करना शुरू कर दीजिए और इस स्थिति में रहिए कि जब मैं कुछ पूछूं तो तीव्रता के साथ धारा प्रवाह जवाब देने की क्षमता रखिए। तब हुई तैयारी। ठीक है। पिछला पढ़कर आना है और मुझसे आगे के तथ्यों को भी पढ़कर आना है। तब जाकर आप कक्षा का ठीक ठीक लाभ उठा पाएंगे। आगे चलते हैं। अब हम एक दूसरे बिंदु में चलेंगे। मैंने जब आपको मौर्य काल पढ़ाया, मौर्योत्तर काल पढ़ाया, उसके बाद हम एक ऐसे काल में आए, गुप्त काल में, जहां हमने आर्यभट्ट की चर्चा की और आप सभी को लिखवा दिया था कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था और दशमलव प्रणाली के योगदान में भी उनका विकास में भी उनका योगदान रहा। साथ ही जो अलजेब्रा है, बीजगणित है, उसके आरंभिक विकास में आर्यभट्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आज लिख लीजिए, उससे थोड़ा अलग। दशमलव आप लिख चुके हैं, शून्य लिख चुके हैं, आर्यभट्ट की पुस्तकों को भी आप लिख चुके हैं। काजल, आप बताइए कि आर्यभट्ट ने कौन सी किताबें लिखी? आर्यभट्टियम। और क्या लिखा? एक और लिखवाए थे। एनीबॉडी? वेरी गुड। सूर्य सिद्धांत। थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे। ठीक है। सूर्य सिद्धांत अभी लिख लीजिए। लिखिए दशमलव प्रणाली के विकास में, दशमलव प्रणाली के विकास में तथा बीजगणित, इंग्लिश में अलजेब्रा, दशमलव प्रणाली के विकास में तथा बीजगणित के आरंभिक विकास में, बीजगणित के आरंभिक विकास में, आरंभिक विकास में आर्यभट्ट का योगदान
महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट का योगदान महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन, बूस्टर फैक्ट्स में आप ही से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आर्यभट्टीय की अभी हमने चर्चा की है, आर्यभट्टीय का संबंध किस चीज से है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भी दोबारा लिख लीजिए। लिखिए, आर्यभट्टीय का संबंध खगोल विज्ञान से है। आर्यभट्टीय का संबंध खगोल विज्ञान से है, खगोल विज्ञान से है। ठीक है। अभिनय आप बताएंगे, आवाज जा रही है, एक बार रिप्लाई करें। हाँ, ठीक है। आप बताएंगे कि अपृहत का संबंध किससे है, अपृहत किसे कहते हैं? तेजी में बताएंगे, पढ़ा दिए हैं। सुनील जी, अपृहत किसे कहते हैं? निरंजन जी, छोटू कुमार, वरुण, कौन सी भूमि? वन भूमि। हाँ, गुड। जिस पर वन हो, ठीक है, वनाच्छादित भूमि। ठीक है, जिस पर कुछ उपजता नहीं लेकिन वन का उल्लेख करना जरूरी है। इसको दोबारा लिख दीजिए। लिखिए, गुप्त काल में अपृहत गुप्त काल में अपृहत वन क्षेत्र को कहा जाता था। वन क्षेत्र को कहा जाता था, जबकि हाँ, वन क्षेत्र की जगह वन क्षेत्र ही लिख लीजिए। ऐसी भूमि जहां वन हो और यहां कृषि नहीं होता हो, उसे अपृहत कहते थे। ठीक है, इसको मैंने लिखवा भी दिया था, लेकिन दोबारा चूंकि बूस्टर फैक्ट्स है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपसे प्रश्न करते हैं और आपसे प्रश्न करते हुए यहाँ चर्चा के माध्यम से लिखवाते हैं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। इसको दोबारा से लिख दीजिए और इसी में जोड़ देंगे जबकि, जबकि कुल्यवाप, कुल्यवाप, कोमा द्रोणवाप एवं निवर्तन, ये सब क्या था, किसका नाम था, कौन बताएंगे? वेरी गुड। भूमि की मेजरमेंट, माप की इकाई थी। कुल्यवाप, द्रोणावाप एवं निवर्तन भूमि के माप की इकाई थी, भूमि के माप की इकाई थी। माप की इकाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि जो आज के समय में भूमि की माप की जाती है वो बिल्कुल ही इससे अलग है। आज हम कट्ठा, बीघा, धूर, एकड़, डेसिमल इस समय भूमि की माप करते हैं। इसको हर हाल में याद रखेंगे। अभी बिहार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से जमीन का सर्वे भी कराया जा रहा है। उसमें किसका उपयोग करते हैं? कट्ठा का उपयोग करते हैं, बीघा का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी मापों में डेसिमल का उपयोग करते हैं। इस सबको ध्यान रखिएगा। एक डेसिमल में 4 लगभग 5-3 धूर होता है। एक कट्ठा में 20 धूर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और 4360 वर्ग कड़ी का एक कट्ठा होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि 1901
स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, 95 स्क्वायर फीट का एक धूर होता है। ये सब कभी नहीं भूलेंगे, हर हाल में इस सब को याद रखेंगे, क्योंकि बिहार क्या है, बिहार एक ऐसा प्रांत है जो जमींदारों का प्रांत रहा है। हमारे पूर्वज जमींदार रह चुके हैं ब्रिटिश टाइम में, रेवेन्यू का 1/11 हिस्सा उन्हें मिला करता था। तो जब जमींदारी प्रथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में रही, तो हमें जमीन का ज्ञान तो होना ही चाहिए। खास करके यदि आप अधिकारी बनने चले हैं तो आपको बिल्कुल ही ज्ञान होना चाहिए। कितने लोगों को भी यह सब याद है, वो हाथ खड़े करें। वर्तमान भू आमा, वेरी गुड, छोटू जी ने हाथ खड़ा कर दिया है। ठीक है, जिनको नहीं भी याद है तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। कहेंगे तो मैं डाटा बनाकर भेज दूंगा उसमें। ठीक है, जो अमीन की पढ़ाई होती है उसमें यही सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे 20 धुर की का एक धुर होता है, 20 धुर का एक कट्ठा होता है, 20 कट्ठा का एक बीघा होता है, ऐसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम वापस से अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। जब गुप्तोत्तर काल मैंने आपको पढ़ाया तो लगभग 4-5 उत्तर भारतीय वंश की चर्चा भी हमने की, जिसमें मौखरी को आप ध्यान रखिएगा, मैत्रक को ध्यान रखेंगे। तो अगला पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जैसे मैत्रक, पुष्यभूति इत्यादि। जैसे मैत्रक, पुष्यभूति इत्यादि। पुष्यभूति को ही वर्धन वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, मैत्रक वंश के बारे में कुछ कुछ बताए थे, बताइए कि मैत्रक वंश की स्थापना कहां हुई थी और किसने किया था। लिखवा दिए हैं ये चीज, वेरी गुड। ठीक है, इसको लिखवाने की आवश्यकता है कि याद रख लेंगे, ये पहले से लिखा हुआ है कॉपी में, छोड़ दिया जाए इसे। ध्यान रख लीजिएगा कि वल्लभी गुजरात में मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये हो चुका है पहले। देखिए, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन का समकालीन था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, एवं इसी के समय, इसी के समय ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। इसी के समय ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। वल्लभी किस राज्य में है? गुजरात में है। वल्लभी की यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ह्वेनसांग ने इस बात की भी चर्चा की है कि हर्षवर्धन के समय में डाकुओं की बड़ी चलती थी और 2 बार डाकुओं ने ह्वेनसांग को भी लूट लिया था। इस बात का भी उल्लेख है, सब कुछ छीन लिया था ह्वेनसांग का। और वो साधारण व्यक्ति था, एक लेखक था, कवि था, जो मांगा सो दे दिया। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन के जमाने में भी डाकुओं की बड़ी चलती थी। ठीक है, और डकैती को किसके समय में द्वितीय राजद्रोह की संज्ञा दी गई है? हर्षवर्धन के समय में। तो ये आपने पहले भी लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ध्रुवसेन चतुर्थ, ध्रुवसेन चतुर्थ ने, ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक, उपाधियां हैं ये सब,
परम भट्टारक। ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक, कौमा महाराज धीराज, महाराज धीराज, कौमा परमेश्वर तथा चक्रवर्ती, तथा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। ये सभी मैत्रक वंश के शासक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तथा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी, उसी में ऐड कर देंगे। देखिए भट्टी, भ टट संयुक्त हर्षिकार, भट्टी इसका दरबारी कवि था। भट्टी इसका दरबारी कवि था। किसका? ध्रुवसेन IV का। और ये सभी ध्रुवसेन उसी वंश के हैं, मैत्रक वंश के। ठीक है, जिसके संस्थापक भट्टारक थे, वल्लभी। याद ना रहे तो कहीं मेंशन कर दीजिएगा बगल में, मैत्रक वंश। नेक्स्ट पॉइंट। अब एक तथ्य और भी संज्ञान में रखने के योग्य है कि जिस तरह से तक्षशिला और नालंदा एक समय में शिक्षा के महान केंद्र रहे, उसी तरह से वल्लभी गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय उस जमाने में शिक्षा का महान केंद्र था। तो लिख दीजिए, वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। महान केंद्र था जिसके आचार्य गणभूति एवं स्थिरमति थे। गणभूति एवं स्थिरमति थे। स्थिरमति थे। और यह सबको याद होगा कि जब ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन करने के लिए गया तो वहां के चांसलर कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। इसको भी ध्यान रख लेंगे, ये सबको याद ही है। फिलहाल इसको भी देख लीजिए कि स्थिरमति और गणभूति वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गया बिहार में है। देखिए, गया से प्राप्त अभिलेख, गया से प्राप्त अभिलेख में यज्ञवर्मा कौमा शार्दुल वर्मा, यज्ञवर्मा कौमा शार्दुल वर्मा एवं अनंत वर्मा इत्यादि शासकों का उल्लेख मिलता है। ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिएगा मौखरी शासक, मौखरी वंश लिखवा दिए थे, मौखरी शासक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गृहवर्मा अंतिम मौखरी शासक था जिसका विवाह हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। गृहवर्मा अंतिम
मौखरी शासक था जिसका विवाह हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, यह दो अभिलेख भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपसठ और देववर्णाक दोनों बिहार में हैं और दोनों से उत्तर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, यानी गुप्तोत्तर वंश की जानकारी मिलती है। इसको भी लिख लीजिए। देखिए, अपसठ एवं देववर्णाक, अपसठ एवं देववर्णाक अभिलेख ब्रैकेट में बिहार, अपसठ एवं देववर्णाक अभिलेख बिहार से उत्तर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपसठ अभिलेख में कृष्णगुप्त को, अपसठ अभिलेख में कृष्णगुप्त को नृप कहा गया है। अपसठ अभिलेख में कृष्णगुप्त को नृप कहा गया है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मगध शासक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीवित गुप्त ने क्षितिश चूड़ामणि की उपाधि धारण की। जीवित गुप्त ने क्षितिश चूड़ामणि की उपाधि धारण की। ब्रैकेट में मगध शासक। हाँ, दोबारा बताइए एक बार, मैं बता देता हूं। क्षितिश चूड़ामणि की उपाधि धारण की। देखिए, क्षितिज प्लस चूड़ामणि से बना हुआ है। क्षितिज मतलब नभ होता है, आकाश होता है। ठीक है, चूड़ामणि समझते हैं, बालों में लगाने वाला होता है, पहनने वाला। तो आकाश को ही उसने सर पर धारण कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उपाधियों का यही मतलब है, जो राजा अधिक सफल हो जाया करता था तो ऐसी ही उपाधियां धारण करता था। जैसे आप देखिएगा, महाराज धीराज कैसी उपाधि है। जैसे विक्रमादित्य, ठीक है, जिसने अधिक यज्ञ इत्यादि कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए बहुत अधिक, या किसी बड़े शासक पर विजय प्राप्त कर लिया, वह भी ऐसी उपाधियां धारण किया करते थे। जैसे एक शासक ने धारण क्या किया था, उत्तर भारत का स्वामी। कौन था? कौन था? उत्तर भारत का स्वामी, सकल उत्तरापथ, हर्षवर्धन। वेरी गुड। क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था कि दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को एंटर नहीं करने दिया था, नर्मदा के किनारे जाकर रोक दिया था। उत्तर भारत का ही रहा तो उत्तर भारत का स्वामी नाम लगा लिया। तो जो जिस तरह की उपलब्धि पाते गए उस तरह की संज्ञा से स्वयं को नवाजते गए। ठीक है, लेकिन आज के भारत में ध्यान रखिएगा, भारतीय चालुक्य वंशीय शासक। ठीक है,
नहीं नहीं, पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारतीय शासक हैं, चालुक्य वंशीय हैं। और पिछली क्लास में मैंने विस्तार से इसकी चर्चा भी की है, एक बार वीडियो प्ले करके देख लेंगे वहाँ। ठीक है, वह शासक ऐसा पावरफुल शासक था जिसने हर्षवर्धन के मार्ग को नर्मदा पर रोक दिया था, अन्यथा हर्षवर्धन पूरे भारत का शासक होता। ठीक है, जब नहीं जा पाया तभी उपाधि लगाया उत्तर भारत का स्वामी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वो आगे चलते हैं और इस कड़ी में यह भी याद रखेंगे कि जब देश आजाद हो गया और संविधान लागू हो गया है, आज केवल उपाधि आपको सरकार दे सकती है, संविधान दे सकता है, अपने मन से कोई उपाधि नहीं ले सकते। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये कौन बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, आर्टिकल 18 में। जब संविधान को पढ़ेंगे तो वहां इस तथ्य की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको याद रख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम एक दूसरे अभिलेख को देखेंगे। इसके दोबारा बताइए एक बार। नहीं नहीं, उपाधियों का अंत होने का मतलब यह है कि हम स्वयं से उपाधि नहीं ले सकते, संविधान किसी को भी उपाधि दे सकता है। ठीक है, आज क्या है, जैसे किसी को डॉक्टरेट मिलता है तो हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री अर्जित करते हैं, तब जाके संवैधानिक संस्था किसी विश्वविद्यालय के द्वारा उपाधि दी जाती है। किसी को महात्मा की उपाधि दी जाती है तो दी गई है, उस व्यक्ति ने खुद महात्मा की उपाधि नहीं ली है। उसमें यह लिखा हुआ है कि हम अपने मन से उपाधि नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने 10 गांवों के लोगों को भगा दिया और 10 गांवों पर कब्जा कर लिया, अब वो 10 रागी की उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, वो अपराधी है, उसको इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत सजा मिलेगी, तो ये नहीं कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने अपने आप को देखिएगा डॉन की उपाधि दे दी, नहीं ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बाहुबली है, जिसने कुछ राजाओं को हरा दिया, कुछ अश्वमेध यज्ञ कर लिया, या कोई बड़ा इस तरह का जो उपार्जन है उसने कर लिया, तो अपने मन से वो शासक उपाधि धारण कर लिया करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं कर सकते, केवल संविधान किसी को उपाधि दे सकता है, और देता भी है। जैसे भारत रत्न की उपाधि देता है, डॉक्टरेट की उपाधि देता है। किसी का प्रश्न है शायद? देखिए, ऐसा है कि गांव में या कस्बे में कहीं भी कुछ उपाधि ले लिया, उसको सरकार नहीं मानती है। और यदि वो, क्योंकि बहुत छोटा स्तर है, सरकार की दृष्टि वहां तक पहुंचती भी नहीं है, लेकिन यदि कोई इस तरह की उपाधियां लेता है तो उस पर क्या होगा? फिर कार्रवाई होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ अभिलेखों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देवगुप्त का उल्लेख, देवगुप्त का उल्लेख मधुवन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है। मधुवन तथा बांसखेड़ा यूपी में है। मधुवन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है, हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिख देंगे, याद रहेगा, क्योंकि अपसठ और देववर्णक बिहार में है। ठीक है, मधुवन और बांसखेड़ा उत्तर प्रदेश में है, तो राज्यवार इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आदित्य सेन को, आदित्य सेन को देववर्णक अभिलेख में, आदित्य सेन को देववर्णक अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। आदित्य सेन को देववर्णक अभिलेख में परम भागवत कहा गया है, परम भागवत कहा गया है। और ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तर गुप्त शासक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देवगुप्त द्वितीय को, देवगुप्त द्वितीय को चालुक्यों के अभिलेखों में
चालुक्यों के अभिलेखों में सकल उत्तर पथनाथ कहा गया है, यानी संपूर्ण उत्तर रास्तों का स्वामी। ठीक है, उत्तर भारत में जितने भी रास्ते हैं वो सब इसी के अधीन हैं, ऐसा कहा गया है। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवित गुप्त द्वितीय को जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर दिया। जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर दिया, एवं परवर्ती मुगल राज्य का अंत कर दिया। मुगल कहते हैं, परवर्ती गुप्त राज्य का अंत कर दिया। परवर्ती गुप्त राज्य का अंत कर दिया। अब आप सभी लोग बताएंगे कि थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति, उसका नाम ही है पुष्यभूति वंश, जिसका शासक आगे चलकर हर्षवर्धन बना। कभी नहीं भूलेंगे। थानेश्वरी तो लिखवा दिया है कॉपी में, अपनी कॉपी को एक बार देख लेंगे सही से। ठीक है, सबका तो नहीं छूटा है, जवाब मिलना चाहिए। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की, ब्रैकेट में हरियाणा। और अगला क्वेश्चन, चीन के लेखक भारत को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, मिंतू। लिखिए, चीनी लेखक भारत को मिंतू के नाम से जानते हैं। मिंतू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रभाकर वर्धन वंश का चौथा शासक था। वर्धन वंश का चौथा शासक था, जिसने महाराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। जिसने महाराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हाँ, उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो परफेक्ट होगा। कभी भी ऐसे ऑप्शन दिए ही नहीं जाएंगे जो कॉन्फ्लिक्ट करे वहां पर। ठीक है, एक ही विकल्प होगा जो उससे जुड़ा हुआ होगा, दूसरा होगा ही नहीं संदेहास्पद। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है,
हाँ लिया हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, दो शासक का नाम नहीं देंगे उसमें, किसी एक का ही नाम देंगे। ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस ध्यान रखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों में ये भी शामिल है, कभी पूछ दे, और आजकल पूछने का ट्रेंड है भी, काफी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछने की स्थिति बन रही है आजकल हर परीक्षा में, तो याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन के विषय में आपने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्यवर्धन के साथ, राज्यवर्धन के साथ, राज्यवर्धन के साथ 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में, 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अंत 647 में हुआ, ये सभी को याद है, और 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत को टेक्निकल तौर पर समाप्त मान लिया जाता है। ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैंने चैप्टर की कड़ी में बता दिया था कि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के सम्राट थे, उन्होंने परास्त किया और दक्षिण भारत के अभियान से रोक दिया था। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी कॉपी में पहले से लिखा हुआ है। हर्ष ने स्वयं को उत्तर भारत का स्वामी और शासक कहा, इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। ये सब अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इस सब को मैं स्किप कर देता हूं अब, क्योंकि दोबारा लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे, अगले बिंदु में। देखिए, हर्ष ने सुप्रभात स्रोत, सुप्रभात स्रोत एवं 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 अष्टमहाश्री चैतय, अष्टमहाश्री चैतय नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक की भी रचना की, जो आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया है पीएनआर के नाम से, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली के नाम से। तो वो सब ड्रामा हैं, नाटक हैं। और सुप्रभात और अष्टमहा श्री चैतय, ये दोनों ग्रंथ हैं। इन 5 रचनाओं को नहीं भूलेंगे। पहले की 3 रचनाओं को अपनी कॉपी से याद कर लेंगे, चैप्टर से जाकर, वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। लिखिए, राज्यश्री का विवाह, राजश्री का विवाह राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखड़ी शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। गृहवर्मा के साथ हुआ था। कन्नौज के मौखड़ी शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। उसी में लिख दीजिए। लिखिए, मालवा के शासक, मालवा के शासक देवगुप्त ने, मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी एवं राजश्री को कारागार में डाल दिया।
अगले पॉइंट में चलेंगे। ठीक है। अब हमने शशांक की चर्चा भी चैप्टर के दौरान की थी। शशांक किस राज्य का शासक था? बंगाल का गौड़ शासक था, ब्राह्मण था और शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया और कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। एक तथ्य ध्यान में रखेंगे कि हर्षवर्धन ने कालांतर में शशांक को पराजित कर दिया, और हर्षवर्धन क्या था? कट्टर बौद्ध था। ठीक है। उसने शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नोट में लिख दीजिए, बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी था और जाति से ब्राह्मण था। क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी था और जाति से ब्राह्मण था। ठीक है। आगे चलेंगे। अब जैसे कि चर्चा की कड़ी में हमने कई बार ह्वेनसांग की चर्चा की है कि ह्वेनसांग नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है। उसके समय में आचार्य शीलभद्र चांसलर थे। ये सब सबको याद हो गया होगा। ह्वेनसांग की रचना का नाम क्या है? किस शासक के समय में आया था? हर्षवर्धन। तो ये सब आप सभी को अब याद हो गया है। अब ह्वेनसांग के बारे में इससे अलग एक पॉइंट लिख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वेरी गुड, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, कौमा नीति का पंडित, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, कौमा नीति का पंडित, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है। अब यह लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वह नालंदा में आया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के साथ साथ बौद्ध ग्रंथ का संकलन करने भी आया था। आचार्य शीलभद्र उस टाइम में चांसलर थे। ये सबको याद ही है कि कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। हम इसके अगले पॉइंट में चलेंगे। लिखिए, ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट, ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह बालादित्य
नरसिंह बालादित्य ने गुप्त सम्राट नरसिंह बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध की 80 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा बनवाई। नालंदा में बुद्ध की 80 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा बनवाई। ठीक है, इसको 2-3 टिक लगा दीजिए, पूछ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सब लिखवा चुके हैं कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनी, मैक्सिमम मूर्तियां किस कला में बनी, ये सब। हाँ, पहली किस में बनी? पहली मथुरा कला में बनी, और बाद की सारी मूर्तियां गांधार कला की है। ठीक है, इस सब को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर्ष ने 641 ईस्वी में हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। अपने दूत चीन भेजे एवं 643 और 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। 643 और 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। ठीक है, यह वैदेशिक संबंध को भी दिखाता है उस समय में। अब चूंकि हर्ष कट्टर बौद्ध था, कट्टर बौद्ध इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जब प्रयाग में सम्मेलन हुआ उसमें वह खुद उपस्थित था, और जब ह्वेनसांग को ले गया तो वहां ब्राह्मणों ने ह्वेनसांग का विरोध कर दिया। क्यों विरोध कर दिया? एक तो ब्राह्मण पहले से ही बौद्ध और जैन के विरुद्ध थे, क्षत्रिय भी इसके विरुद्ध थे, कुछ लोग समर्थक भी थे, लेकिन अधिकांश लोग विरोध में ही थे क्योंकि यह वैदिक संस्कृति को चुनौती दे रहा था। उन्होंने ह्वेनसांग को स्वीकार नहीं किया वहां पर। इस पर हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों के लिए कड़ी दंड की व्यवस्था की, जो दिखाता है कि हर्षवर्धन एक कट्टर बौद्ध था। यह ह्वेनसांग की किताबों में लिखा हुआ है। इस तथ्य को भी मौखिक रूप से संज्ञान में धारण करके रखेंगे। हमने विदेशिक वैदेशिक संबंध को भी देख लिया कि एक दूत को हर्षवर्धन ने भेजा था चीन, और 2 चाइनीज दूत हर्षवर्धन के दरबार में भी आए। ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आंशिक महत्वपूर्ण है। यदि कभी पूछ दे तो जवाब दे सकते हैं। और जो मेंस लिखने वाले छात्र हैं, हाँ पूछिए। वो चीनी यात्री थे। ठीक है, दूत अलग होता है, दूत राजा के माध्यम से भेजा जाता है, वो यात्री थे। उनका उद्देश्य नालंदा आकर, हाँ नहीं, इसको रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यह वैदेशिक संबंध को दिखाता है, वो अलग चीज है। ह्वेनसांग अपनी इच्छा से आए थे और उनका उद्देश्य था कि भारत में जाकर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और बौद्ध ग्रंथों का संकलन करें, वो इस उद्देश्य से आए थे। लेकिन जब आए थे और विद्वान थे तो राजा के दरबार में प्रश्रय मिलना अवश्यंभावी था, और मिल गया। और जब मिल गया तो हाईलाइट हो गए, और जब हाईलाइट हो गए तो राजा के बारे में भी बहुत कुछ लिख दिया। ठीक इसी तरह से मेगास्थनीज भी राजा के विषय में काफी वर्णन करता है। लेकिन मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज क्या थे? वो दूत थे, लेकिन ह्वेनसांग यात्री थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यात्री और दूत में एक फर्क है कि दूत राजा के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन यात्री अपनी स्वेच्छा से आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे मार्को पोलो, ये क्या था? यात्री था। आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। कुछ एक बिंदुएं और भी हो सकती हैं चैप्टर में, उसको लिख लेते हैं। अब एक तथ्य ध्यान रखेंगे कि चूंकि हर्षवर्धन कट्टर बौद्ध था,
उसे पता चला कि कश्मीर के राजाओं के पास बुद्ध के दांत सुरक्षित रखे हुए हैं। उसने बलपूर्वक छीन लिया। इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, हर्ष ने कश्मीर के शासकों से हर्ष ने कश्मीर के शासकों से हर्ष ने कश्मीर के शासकों से बुद्ध के दंत बलपूर्वक प्राप्त किए। बुद्ध के दंत बलपूर्वक प्राप्त किए। ठीक है, छीन लिया समझिए। कहा कि यह मेरे अधिकार में होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूं, कट्टर बुद्धिस्ट हूं, इसलिए छीन लिया। पहले के राजा ऐसे ही होते थे। अब ध्यान दीजिएगा, ह्वेनसांग के आने से पहले का हर्षवर्धन और ह्वेनसांग के आने के बाद के हर्षवर्धन के स्वभाव में काफी अंतर आ गया। जब ह्वेनसांग भारत आता है और हर्षवर्धन से मिलता है, उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, तो बौद्ध के महायान शाखा को राज्याश्रय दिया, राज्य की तरफ से आश्रय दिया और बुद्धिस्ट बन गया। ठीक है, इसको लिख दीजिए। लिखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध के महायान शाखा को राज्याश्रय दिया। हर्ष ने बौद्ध के महायान शाखा को राज्याश्रय दिया, राज्याश्रय दिया एवं पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। ठीक है, सभी को ज्ञात है कि इस समय में नालंदा में महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, ये सबको ज्ञात है। एक तथ्य को ध्यान में रखेंगे, इसके बाद का जो तथ्य है कि हर्ष के समय में प्रत्येक 5 साल में एक बौद्ध सम्मेलन होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे, और छठे वाले महामोक्ष परिषद में वो स्वयं उपस्थित हुआ था। इसको भी लिख लीजिए। देखिए, हर्ष के समय में प्रयाग में हर्ष के समय में प्रयाग में हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष इन एवरी 5th ईयर, प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, लिख दीजिए कि हर्ष स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। हर्षवर्धन स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। आप लोग बताएंगे कि हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था? वानभट्ट। कौन कौन सी रचनाएं लिखी? वेरी गुड, कादंबरी और हर्षचरितम।
इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हर्ष के अधीनस्थ शासक, हर्ष के अधीनस्थ शासक, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहलाते थे। महाराज या महासामंत कहलाते थे। महाराज या महासामंत कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, हर्ष के मंत्री परिषद को, हर्ष के मंत्री परिषद को सचिव, सचिव या अमात्य कहा जाता था। सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद को सचिव या अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन संचालन के लिए, प्रशासन संचालन के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। प्रशासनिक संचालन के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। कई प्रांतों में बटा था। देखिए, प्रांत को भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। देखिए, भुक्ति के शासक को, भुक्ति के शासक को भुक्ति के शासक को राजस्थानिक, राजस्थानिक उपरिक, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहा जाता था। एवं राष्ट्रीय कहा जाता था। एवं राष्ट्रीय कहा जाता था। दो चार और बातें हैं, इसको भी लिख लेते हैं, फिर एक टेस्ट सीरीज को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे संगम काल का भी एक टेस्ट सीरीज बचा हुआ है, उसको भी आज समय मिलेगा तो देख लेंगे। देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जिसके प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे।
जिसके प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। ठीक है, एक लाइन ऐड कर दीजिए वहीं पर। लिखिए दंडपासिक या दंडिक। दंडपासिक या दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपासिक या दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। देखिए बृहदेश्वर और तीर का चिन्ह। बृहदेश्वर और तीर का चिन्ह अश्व सेना के अधिकारी। अश्व सेना के अधिकारी। और दूसरा लिखिए बलाधिकृत या महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी। ठीक है, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी थे, जबकि जो बृहदेश्वर होते थे वह अश्व सेना के अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कुमार मात्य और तीर का चिन्ह। लिखिए उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारी। उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारी। ये हर्ष के समय का है। उसके नीचे लिखिए दीर्घ ध्वज। दीर्घ ध्वज तीर का चिन्ह राजकीय संदेशवाहक। राजकीय संदेशवाहक। ठीक है, एक और लिख दीजिए सर्वगत। सर्वगत गुप्तचर विभाग के सदस्य। गुप्तचर विभाग के सदस्य। गुप्तचर विभाग के सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हर्ष के समय
सिंचाई के साधन के रूप में हर्ष के समय सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। जल पंप, तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। ब्रैकेट में लिखिए जल पंप। लास्ट पॉइंट, आज का अंतिम बिंदु लिख लें। देखिए, हर्ष के समय मथुरा, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था। ठीक है, इतनी बातों के साथ हम प्राचीन भारत की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी वह मध्यकालीन भारत की होगी। अब आपका काम होगा कि जो भी समय आपको मिलता है उसमें हर हाल में अपने स्तर पर इसको याद रखना होगा। और इसका सबसे सामान्य तरीका है कि 2 से 3 घंटा यदि रोज रिवीजन करेंगे तभी तथ्य आपके संज्ञान में रहेगा। अब मैं प्रैक्टिस सेट में चलूंगा। सबसे पहले गुप्तोत्तर काल के 10-12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, फिर संगम काल के प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन सेट आपके समक्ष डिस्प्ले हो गया है, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ह्वेनसांग हो जाएगा, यह सबको याद है। नालंदा कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। एमपी किसने कहा? अभी किसी ने एमपी कहा क्या? अभी कौन है ऐसे अभ्यर्थी? नालंदा बिहार में है, अति चर्चित है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वान भट्ट हो जाएगा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कन्नौज। और थानेश्वर में क्या हुआ था? थानेश्वर में स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्धन वंश की, हरियाणा में है, ध्यान रखेंगे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कौन बताएंगे? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5वां की 6ठा क्वेश्चन। प्रमुख व्यापारिक केंद्र पूछ रहा है, कन्नौज हो जाएगा, उज्जैन नहीं होगा। कन्नौज। कन्नौज का सामरिक महत्व था, कभी नहीं भूलिएगा, तभी बनाई गई थी राजधानी। 7वां क्वेश्चन, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यिंतु हो या मिंतु लिखा हो, दोनों सही है। ठीक है, यिंतु भी कहीं कहीं पर दिया रहता है, तो यिंतु हो या मिंतु हो, दोनों का मतलब भारत ही है। इसका उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। और छठा को कभी नहीं भूलिएगा, छठा का उत्तर यहां दिख भी रहा है, कन्नौज होगा इसका उत्तर व्यापारिक केंद्र के रूप में। सूती वस्त्र में पूछेगा तो क्या होगा उत्तर? अभी अभी लिखाए हैं मथुरा, कभी नहीं भूलेंगे।
भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार। अब नालंदा में बुद्ध की प्रतिमा जो तांबे की बनी है वो किसने बनवाई थी? किसने? कॉपी देखिए एक बार जल्दी, अभी लिखवाए हैं। किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह बालादित्य, वेरी गुड। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग वाला याद रखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दक्षिण अभियान को रोक दिया था। किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा के किनारे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता था? मथुरा में होता था, अभी चर्चा हुई है। अब 14 का उत्तर देंगे। कौशेय शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया है? कौशेय, रेशम के वस्त्रों के लिए, रेशम के लिए। क्या होगा उत्तर? कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज में बड़े सीरीज भी आप तक आएंगे टेस्टों के, क्योंकि अब एक खंड समाप्त हुआ है, तो अब एक खंड विशेष का टेस्ट लिया जा सकता है। तो किसी दिन लाइव में ही टेस्ट चलेगा और उसमें देखेंगे आपका स्कोर कहां तक रहता है। एक और सेट है इस कड़ी में, एक सेट मेरे ख्याल से संगम काल का होना चाहिए, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सेट है इसमें कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार। संगम काल का इसमें नहीं है, संगम काल का कल ला देंगे आपके सामने, ग्रुप में डाल देंगे आज। ठीक है, वो मेरे लैपटॉप में होगा एक रखा हुआ। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कल मध्यकाल की पहली कक्षा होगी। कॉपी के पार्ट्स को आप डिवाइड कर लेंगे उसके हिसाब से, और मध्यकाल की शुरुआत जब हम करेंगे तो 647 से लेकर 1757 तक के इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। कल उसकी वृहद चर्चा होगी, परिचय के माध्यम से कक्षा की शुरुआत होगी, और हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से उपकाल हैं, उपखंड हैं, किस खंड में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। फिर हम लोग कल 7:20 में क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे और मध्यकाल को देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।